वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर लोक प्रशासन के इस पेपर में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही को डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं उसमें मैक्स वेबर की नौकरशाही की एक अपनी ही भूमिका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर की नौकरशाही सिद्धांत। किसी भी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही कहा जाता है। अर्थात हम किसी भी सरकार की बात करें, उस सरकार को चलाने के लिए कई सारे नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों के समूह को ही नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाही को अंग्रेजी भाषा में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ब्यूरो और दूसरा है क्रेसी। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का मतलब होता है लिखने की मेज तथा क्रेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सशक्त होना या फिर सशक्त शासन। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ डेस्क शासन या फिर अधिकारियों का शासन। तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है या नौकरशाही है उसका अर्थ होता है अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला शासन, डेस्क शासन। ये डेस्क शासन से यहाँ पे अर्थ है कि जो अधिकारी होते हैं वह कुर्सी और टेबल का प्रयोग करते हैं और एक बंद कमरे में या बंद ऑफिस के अंतर्गत रहकर ही नियमों का निर्माण करते हैं और उन सभी नियमों को सुचारू रूप से लागू करते हैं। यानी कि एक बंद कमरे में होकर ही शासन प्रक्रिया को चलाने का प्रयास करते हैं। अधिकारियों के समूह को ही नौकरशाह कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो नौकरशाही तथा लोक प्रशासन को एक ही समझा जाता है। हमेशा से ही संगठन और नौकरशाही की कार्य पद्धति लोक प्रशासन का मुख्य बिंदु रहा है। यानी कि नौकरशाहियों की जो कार्य करने का तरीका है वह लोक प्रशासन का मुख्य बिंदु रहा है। नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले विंसेंट डी गोर्ने ने 1745 में नकारात्मक रूप में किया था और उनका मानना था कि नौकरशाही की नियुक्ति लोक सेवा के लिए नहीं बल्कि लोक सेवा का निर्माण करने के लिए होता है, अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए होता है। नौकरशाही के संगठन के अंतर्गत पद, भूमिकाएं, नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। तो गॉर्नी ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप में किया और वो कहते हैं कि नौकरशाही की नियुक्ति लोक सेवा के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि लोक सेवा का निर्माण नौकरशाहियों के लिए हुआ है। यानी कि लोक सेवा के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। और नौकरशाही के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इनके जो पद होते हैं, पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, भूमिकाएं जो होती हैं, रोल जो उनके होते हैं, नियम, ये स्पष्ट रूप से परिभाषित पाए जाते हैं। नौकरशाही के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मार्क्स, मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिशेल्स का है। इस तरह मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स, इन लोगों ने नौकरशाही के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैक्स वेबर मैक्स वेबर के अनुसार किसी संगठन के लक्ष्यों की उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। तो कहते हैं कि किसी भी संगठन या सरकार अगर उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए नौकरशाही को संगठित करना अनिवार्य है, यानी कि नौकरशाहों का होना जरूरी है। 1920 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। इस किताब में उन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का प्रतिमान दिया, नौकरशाहियों को आदर्श बताया और उनको आधुनिक लोक प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया गया। वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही का यह प्रतिमान किसी संगठन के नौकरशाही को मापने का एक आधार है जो भविष्य में किसी संगठन को समझने, विश्लेषण करने आदि का कार्य करेगा।
नौकरशाही का सिद्धांत। पहला है तर्क संगत प्रशासनिक सिद्धांत, रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसमें मुख्य रूप से मैक्स वेबर शामिल हैं और इन्होंने नौकरशाही संबंधी आदर्श सिद्धांत बात कही है, जिसके अंतर्गत विदेशी नौकरशाही के लिए या उनके विषय में बताया गया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को आदर्श इसलिए माना है क्योंकि यह विश्वसनीय और उम्मीद के मुताबिक एक संगठन है। वेबर का मानना है कि नौकरशाही के लिए या उसके विस्तार से लोकतंत्र पर दबाव पड़ता है और इससे लोकतंत्र मनुष्य केंद्रित बन जाता है। वहीं दूसरे सिद्धांत में हम देखते हैं कि जिसको कि मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा दिया गया है, जिसमें पावर ब्लॉक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे मार्क्सवादियों के द्वारा दिया गया, जिसमें राफेल मिलीबैंड का नाम प्रमुख है। इनका मानना था कि नौकरशाही खुद को एलोकेटेड एरिया में रखना चाहते हैं, यह बाहरी जगत में घुलना मिलना नहीं चाहते। यानी कि राफेल मिलीबैंड कहते हैं कि जो नौकरशाही होते हैं एरिया एलोकेट कर दिया जाता है, जो एरिया उन्हें अलॉट किया जाता है उसी एरिया पर फोकस करना चाहते हैं, नहीं चाहते या बाहरी जगत में वह घुलना मिलना नहीं चाहते। नौकरशाही का तीसरा सिद्धांत, जो कि नौकरशाही अधिपूर्ति का सिद्धांत है, ब्यूरोक्रेटिक ओवर सप्लाई। इसमें मुख्य रूप से न्यू राइट्स तथा रैशनल चॉइस थ्योरी के लोग आते हैं। यानी कि न्यू राइट्स और रैशनल चॉइस थ्योरी के जो समर्थक हैं, थिंकर्स हैं, तरह इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इनका मानना था कि शुरू में नौकरशाही अपने पेशों के प्रति यानी कि व्यवसाय के प्रति, अपने करियर के प्रति अभिप्रेरित होती है, यानी अपनी करियर से प्रेरित होती है और जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, सैलरी के प्रति ज़्यादा सजग रहती हैं। इस सिद्धांत का मानना था कि जो नौकरशाही होते हैं वो बस अपने पेशे के प्रति ही अभिप्रेरित होते हैं, जॉब सिक्योरिटी को ज़्यादा वरीयता देते हैं, प्रमोशन पर फोकस करते हैं और सैलरी के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। वेबर ने नौकरशाही की तीन प्रमुख विशेषताएं या फिर कह सकते हैं तीन प्रमुख लक्षण बताए हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि संरचनात्मक विशेषताएं। इसमें मैक्स वेबर ने बताया कि नौकरशाही जो होते हैं उनकी अपनी एक संरचना होती है और इसका एक केंद्रीय ढांचा होता है। इसमें कार्य और जो पद होते हैं उसका विभाजन उनकी विशेषताओं के हिसाब से किया जाता है। यानी कि जिस अधिकारी के पास जैसी योग्यता होती है, जैसे कार्य करने की क्षमता होती है, उसी के अनुसार उसको कार्य और पदों का विभाजन कर दिया जाता है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सहायक विशेषताएं। तो नौकरशाही एक यंत्र के रूप में है जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य है एग्जीक्यूटिव करना, यानी कि अधिशासी या प्रबंध संबंधी कार्यों को करना शामिल है। थर्ड है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्यवहारिक विशेषताएं। नौकरशाही व्यवहारिक रूप से कार्य करता है, अर्थात नौकरशाही ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स की भांति कार्य करता है। ए फॉर अपेथाई यानी कि उदासीनता। ई का अर्थ है यहाँ पर इवेसिवनेस, बहानेबाजी। आई का अर्थ है इंसेंटिव यानी कि प्रेरणादायक। ओ का अर्थ है ऑब्सक्यूरिटी, अंधकार। और यू का अर्थ है अर्ज फॉर अनग्रांटेड पावर यानी कि सत्ता के लिए आग्रह करना। यानी कि नौकरशाही जो है ववल्स की भांति कार्य करती है। नौकरशाहियों में उदासीनता पाई जाती है, बहानेबाजी होती है, प्रेरणादायक होते हैं तथा अंधकार और सत्ता के लिए आग्रह करते रहते हैं। ये खास विशेषताएं नौकरशाहियों में पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं सत्ता का सिद्धांत। सत्ता का सिद्धांत मैक्स वेबर ने तीन तरह के सत्ता की वकालत की है। मैक्स वेबर ने
विभिन्न समाजों तथा परिस्थितियों के संदर्भ में सत्ता की वैधता को 3 रूप से प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। पहला है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता उस सामाजिक मान्यता पर आधारित होती है जो हमेशा बनी रहती है। तो ये सामाजिक मान्यता पर आधारित होती है। समाज में इस सत्ता का आधार प्राचीन परंपरा है और सत्ता परंपरा के द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने से प्राप्त होती है, ना कि वैधानिक नियमों के कारण। तो कोई वैधानिक नियमों द्वारा ये सत्ता प्राप्त नहीं होती, बल्कि समाज में जो लोग हैं वो प्राचीन परंपराओं को फॉलो करते आते हैं। इसका एक हम उदाहरण समझ सकते हैं, वंशानुक्रम सत्ता, जिसमें राजा होता है, राजा के ना होने के बाद उसका पुत्र वहाँ का राजा बन जाता है। इस तरह से ये परंपरा चलती आती है और लोग जो है इस तरह की सत्ता में विश्वास करते हैं। यह सत्ता परंपरागत विश्वासों और मान्यताओं पर टिके होने के कारण परंपरागत सत्ता कहलाती है, क्योंकि ये परंपरागत विश्वास बना रहता है, उस मान्यताएं रहती हैं और इन विश्वासों और मान्यताओं के कारण ही यह सत्ता बनी रहती है। इस तरह की सत्ता की मुख्य विशेषताएं हैं कि सत्ता में सामाजिक परंपराएं सत्ता की सीमा को निश्चित करती हैं। यह सत्ता वैधता के विश्वास पर आधारित है, जो हमेशा बनी रहती हैं। दूसरे प्रकार की सत्ता की बात करें तो दूसरे प्रकार की सत्ता है कानूनी सत्ता या फिर वैधानिक वैधानिक सत्ता। इस प्रकार की व्यवस्था में जनता एक वैध सत्ता की आज्ञा मानने के लिए बाध्य होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनता जो है वो एक वैध सत्ता की आज्ञा मानती है, और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जनता का विश्वास कानून सम्मत प्रक्रिया को लागू करने वाली सत्ता से होता है। जैसे कि सरकार में जनता निर्वाचित विधायिका में विश्वास करती है, अधिकारियों की नियुक्ति कानून द्वारा सम्मत विधि के अनुसार होता है, जो व्यक्ति इन आदेशों के अधीन होते हैं वे वैधानिक रूप से समान हैं तथा वे कानून का पालन करते हैं, न कि इसे कानून को लागू करने वाले लोगों का। वैध सत्ता प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक कर्मचारी नौकरशाही के लोग होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वैध सत्ता प्रणाली के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो नौकरशाही के लोग होते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था में वैध सत्ता नौकरशाहियों के पास होती है, और वैध सत्ता की विशेषता है कि यह विधि सम्मत होती है, कानून के द्वारा यह सत्ता हासिल की गई होती है। आज्ञा पालन यानी कि जो लोग हैं वो आज्ञा पालन करते हैं, क्योंकि वैध रूप से स्थापित आदेशों के प्रति होता है। सत्ता प्राप्त व्यक्ति किसी पद पर आसीन होता है, आदेश एवं समस्त निर्णय लिखित होते हैं। तो ये भी यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि यहाँ पे जो आदेश हैं या नियम कानून ये सभी की सभी चीजें जो है लिखित होती हैं। सत्ता का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी या सत्ता प्राप्त अधिकारी ये इसका व्यक्तिगत रूप से अपने हित के लिए प्रयोग कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। अब है सत्ता का तीसरा रूप, जो कि करिश्माई या फिर चमत्कारिक सत्ता के नाम से जाना जाता है। यह सत्ता ना तो वैधानिक नियमों पर आधारित होती है और ना ही परंपरा पर, बल्कि कुछ करिश्मों या फिर कह सकते हैं चमत्कारों पर आधारित होती है। इस प्रकार की शक्ति सिर्फ उन व्यक्तियों में होती है जिनके पास चमत्कारिक शक्ति होती है। लोग आज्ञा पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह ये मानकर चलते हैं कि आदेशक के पास, सत्ताधारी के पास कोई अलौकिक शक्ति है, और इस प्रकार की व्यवस्था में प्रशासन जो होता है वो अस्थिर रहता है। जैसे कि करिश्माई सत्ता का हम उदाहरण जो है नेहरू जी के काल में, गांधी जी के काल में, मोदी जी के काल में हम लोग देख सकते हैं। अब हम नौकरशाही की विशेषताओं को समझेंगे कि नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं। नौकरशाही की पहली विशेषता तो अगर देखें तो इसमें लिखा है कि नौकरशाही की प्रकृति अव्यक्तिक होती है, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और केवल अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का संपादन करते हैं।
यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नौकरशाही हैं वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और केवल अपने पद से संबंधित जो उनका कर्तव्य होता है, जो उनके कार्य होते हैं, उन्हीं कार्यों को करते हैं, अन्य किसी के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करते। दूसरा, नौकरशाही में सुपरिभाषित पद सोपान व्यवस्था होती है, यानी कि जो पद है उसको अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया होता है, हायरार्की बनी होती है जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, ऊपर से ऑर्डर नीचे वाले को दिया जाता है और इस तरह से ऑर्डर को नीचे जैसे जैसे चलता जाता है उसको नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो करते रहते हैं। तो सत्ता जो है यहाँ पर सुपरिभाषित और पद सोपान व्यवस्था के आधार पर बनी होती है। तीसरा है सत्ता उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन होता है। तो नौकरशाहियों में सत्ता का उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन होता है और इसका विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि दो अधिकारियों के बीच उत्तरदायित्व और सत्ता के लेके मतभेद ना हो सके, अपने अपने क्षेत्र में मिले हुए अधिकारों का प्रयोग कर सकें। चौथा है संगठन की प्रबंध व्यवस्था लिखित दस्तावेजों पर आधारित होती है। तो जो भी प्रबंध व्यवस्था होती है लिखित दस्तावेजों पर आधारित होती है। पांचवा है कार्य नियमानुसार प्रक्रिया द्वारा होता है। जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों के तहत ही सभी कार्य किए जाते हैं। कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है। तो ये भी एक खास विशेषता है कि नौकरशाही में जो भी कर्मचारी होते हैं उनका जो चयन होता है वो योग्यता के आधार पर होता है। एग्जाम्स होते हैं और उन एग्जाम्स को पास करने वाले को ही नियुक्त किया जाता है। सातवां है कर्मचारियों को निश्चित वेतन, पेंशन आदि सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो जो भी नौकरशाही के अंतर्गत कर्मचारी शामिल हैं उनको निश्चित वेतन दिया जाता है, निश्चित पेंशन होता है। आठवां है कार्य विभाजन व्यवस्था। तो कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। अब पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर के नौकरशाही प्रतिमान की आलोचना। मैक्स वेबर के सिद्धांत की कई विशेषताएं होने के बावजूद भी इसमें कुछ खामियां हैं जो कि हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि सामान्य इच्छा की उपेक्षा की गई है। आलोचकों का मानना है कि नौकरशाही प्रतिमान में, नौकरशाही सिद्धांत में मानव व्यवहार, मानव संबंध, मानवीय इच्छा जैसे तत्वों की अवहेलना की गई है। साथ में यह भी दोष लगाया जाता है कि नौकरशाही में जन इच्छा की बजाय, जनता की इच्छा के बजाय वैधानिक नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी आलोचना जो कि बंद प्रणाली प्रतिमान के रूप में की जाती है, नौकरशाही हमेशा नियमों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहती है और इसे बंद प्रणाली प्रतिमान भी कहा जाने लगा है। बाहरी तत्वों की उपेक्षा करने के कारण इसे नौकरशाही को मशीनी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि ये हमेशा नियम और सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करती है, इसीलिए इसे बंद प्रणाली प्रतिमान भी कहा जाता है। नौकरशाही की अगली आलोचना निरंकुशता के रूप में की जाती है। नौकरशाही में अपनी पद स्थिति के कारण निरंकुशता का भाव आ जाता है और वे नियमों और सिद्धांतों के साथ अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, नियमों के बाहर नहीं जाते हैं। नौकरशाही के लोग नियमों के बाहर, सिद्धांतों के बाहर किसी तरह का कार्य नहीं करते हैं। नौकरशाही की अगली आलोचना है लचीलेपन का अभाव, यानी कि नौकरशाही में नियमों और सिद्धांतों में दृढ़ता के कारण संगठन में लचीलेपन का अभाव रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि नियम और सिद्धांत को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिसके कारण संगठन में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यह परिवर्तित परिस्थितियों की अवहेलना करता है। नौकरशाही की अगली आलोचना है मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत आदर्श नौकरशाही सिद्धांत काल्पनिक है। इसे सर्वेक्षण जैसे वैज्ञानिक आधार प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ आलोचक कहते हैं कि नौकरशाही का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर की एक कल्पना है और इस तरह की जो कल्पना है वो वैज्ञानिक आधार उसको नहीं दिया जा सकता। यानी कि वास्तविकता में जिस तरह से नौकरशाही सिद्धांत के बारे में मैक्स वेबर बताते हैं वह
व्यवहारिक रूप में उसे हम नहीं देखते। नौकरशाही की आलोचना लाल फीताशाही के रूप में भी की जाती है। इसका संबंध नौकरशाही की कार्यविधि से होता है। लाल फीताशाही का संबंध जो है नौकरशाहियों द्वारा किए जाने वाले कार्य से होता है और इसका अर्थ होता है कार्य में विलंब, यानी कि किसी तरह का जो कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है उसमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा विलंब होता है, समय लगता है और निर्णय लेने में समय अधिक लगता है। कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसको निर्णय लेने में सालों लग जाते हैं। तो इस तरह से नौकरशाही की लाल फीताशाही के रूप में भी आलोचना की जाती है। प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देते समय अधिकारी नियमों और कानूनों की सीमा से बंधे होते हैं और इसलिए प्रशासनिक कार्य इतनी धीमी गति से बढ़ता है कि कभी-कभी तो कार्य का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। नौकरशाही की अगली आलोचना हम देख सकते हैं कि नौकरशाही के जो लोग होते हैं वो शक्ति के लिए ललायत होते हैं। नौकरशाही सदैव शक्ति हासिल करने के लिए तथा नागरिकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ललायत रहते हैं, यानी कि शक्ति को संचित करने की कोशिश करते हैं और अपने अपने विभागों में ज़्यादा शक्तिशाली बनने के फेर में अधिकारी जनहित तथा व्यवसाय के विकास से जुड़े कार्यों से कटते जाते हैं। नौकरशाही की अगली आलोचना है बदलाव के विरुद्ध। नौकरशाही परंपरा के पोषक होते हैं, परंपराओं पर बल देते हैं, प्राचीनता के समर्थक और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के होते हैं जो कि बदलाव का विरोध करते हैं। नौकरशाही की अगली आलोचना विक्टर थॉमसन ने की है जो नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे इसे इसलिए बीमार मानते हैं कि इसकी वजह से ही लक्ष्य प्राप्त करने में रुकावटें आती हैं। गोल्डनर ने कहा है कि किसी भी संगठन में सेवा तथा कार्य से संबंधित नियमों की जब जानकारी मिल जाती है नौकरशाहियों को, तो वह किसी भी कार्य को न्यूनतम अपेक्षित कार्य का मापदंड निर्धारित कर लेते हैं। इसी कारण उनकी कार्य क्षमता न्यून हो जाती है। तो ये कहते हैं पहले से किसी कार्य को अगर उनको जानकारी हो जाती है तो वो पहले से ही यह निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कम से कम कार्य करना है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की विशेषताओं के साथ-साथ कई सारी खामियां हैं, परंतु फिर भी हम लोक प्रशासन के अध्ययन के दौरान मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की प्रासंगिकता को मना नहीं कर सकते। आज भी लोक प्रशासन के अध्ययन में नौकरशाही की प्रासंगिकता विद्यमान है और बनी रहेगी। इस तरह नौकरशाही सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संपूर्ण लोक प्रशासन को समझने के लिए। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।